और आप सबको पता है कि अभी जो है यूपीएससी का मेंस चल रहा है। फर्स्ट वीकेंड बीत चुका था, अभी सेकंड वीकेंड, आज 30 है। और आज जो है 2 पेपर होने थे कंपलसरी। एक पेपर 1 जो इंडियन लैंग्वेज पे कोई भी लैंग्वेज यूज़ करना होता है जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, मेनली ज़्यादा लोग हिंदी लेते हैं। और पेपर 2 कंपलसरी बी, जिसे हम इंग्लिश कह रहे हैं, ये होता है। अभी इसका एग्ज़ाम चल रहा होगा। हम लोग इसका क्वेश्चन देखने वाले हैं, पेपर ए हिंदी लैंग्वेज का कंपलसरी का। इस पेपर को सॉल्व करने या इस पेपर के लिए एग्ज़ाम में बैठना उस वक्त इम्पॉर्टेंट ये होता है कि देखो भाई, ये 300 मार्क्स का होता है, उसमें से हमें सिर्फ 75 मार्क्स लाने होते हैं। तो कोई सा भी सेक्शन छोड़ो मत, मार्क्स कटने वाले नहीं है ना, कोई सा भी छोड़ो मत, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको कर लो, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन, कौन कौन से नंबर पे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। 2, एक इंग्लिश एक हिंदी, 300 मार्क्स 75 लाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो पहला नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे होगा, 600 शब्दों में लिखना होगा, जिसे हम हिंदी में निबंध कहते हैं, और वो 100 मार्क्स का होगा। हम लोगों का एक पेपर ही होता है इससे। तो जो कंटेंट भाई इंग्लिश के लिए तैयार करते हो, जैसा दिमाग अप्रोच जो कुछ रहता है इंग्लिश में, बस उसी तरीके से हिंदी में लिख लेना है, ईजी। गद्यांश पैसेज होता है, ठीक है। और उस पैसेज में क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, टोटल 60 मार्क्स। आर्टिकल या पैसेज दिया होगा, उसका पूछेगा समरी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें गद्यांश होगा, और गद्यांश को बोलेगा कि ट्रांसलेट करो किस में, इंग्लिश में, 20 मार्क्स का होगा वो। फिर इंग्लिश गद्यांश होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, और उसको बोलेगा हिंदी में ट्रांसलेट करो, ये 20 नंबर का होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में ABCD 4 सब सेक्शन होते हैं, ABCD चारों सब सेक्शन 10-10 मार्क्स के, 5-5 क्वेश्चन हर एक में होते हैं, 2-2 मार्क्स एक एक क्वेश्चन कैरी करते हैं। क्वेश्चन 6 का ए में जो होता है वो मुहावरा होता है, और मुहावरा का अर्थ बताना होता है। दूसरा जो बी होता है उसमें जो होता है वाक्य कुछ गलत लिखे होंगे और उसको हम लोगों को शुद्ध करना होता है, वो भी एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। फिर परिवाची शब्द होते हैं, और वो परिवाची के 2-2 परिवाची पूछता है, एक शब्द दिया रहेगा उसको 2 परिवाची पूछ देगा, डी। और डी में जो होता है युग्म, युग्म मतलब कि कुछ साथ साथ वाला वर्ड होता है, ठीक है। उस वर्ड को कहाँ पर यूज़ करना, सेंटेंस में यूज़ करना, ये भी। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस बारी का जो पेपर था, ठीक है। ये कंपलसरी पेपर 3 घंटे का, 300 मार्क्स का, ओके। पहला क्वेश्चन, 600 शब्दों में एक निबंध लिखिए। निबंध के लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, इन चारों में से एक किसी को सेलेक्ट करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रसंगता, विश्व युद्ध का गहरता संकट, डिजिटल भुगतान के लाभ, ठीक है। डिजिटल भुगतान के लाभ, अभी डिजिटल पेमेंट जो चल रहा है ना यार, यूपीआई भीम पे, ये सब जितना भी चल रहा है डिजिटल पेमेंट, इसको भी लिख सकते थे। खेल में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, वुमेन एम्पावरमेंट से लिंक करके लिख दो, ठीक है, कि भाई उन लोग भी तो वहाँ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, कैसे कैसे बढ़ रही है, कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हारा पसंद है, ठीक है। ये दूसरा नंबर गद्यांश होता है, बोलता है ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दे प्रश्नों के सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए उत्तर, ठीक है। ये सबसे इजी होता है। पहले पैसेज नहीं पढ़ना होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, विलुप्त संकट क्या है, प्रजातियों और आनुवांशिक विविधता की हानि से क्या खतरे उत्पन्न होते हैं, गैर उपयोग मूल्यांकन का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सिर्फ देखते जाओ। नीति निर्माताओं द्वारा किस मूल्यांकन को सबसे अधिक सराहा जाता है और क्यों। एक एक क्वेश्चन 12-12 मार्क्स के हैं। यहाँ से इस पैसेज से तुमको हिंट मिल जाएगा, लेकिन तुमको खुद से भी लिखना पड़ेगा। हिंट हम दिखाते हैं स्टार्टिंग से कैसे, ठीक है जैव विविधता। पहला ये में जाओ स्टैंजा में, जैव विविधता विश्व की जीवित प्रजातियों की विविधता है, जिसमें आगे पढ़ते जाओगे पूरी तरीके से मिलेगा। और इससे यहाँ से भी लिखना है कुछ और कुछ अपने से, ठीक है, क्योंकि 12 नंबर का है। विलुप्तता, देखो विलुप्त होने के संकट, उष्णकटिबंधीय
कैसे पढ़ते यार, हिंदी थोड़ा सा उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, वनों की सीमित नहीं है, वनों तक ही सीमित नहीं है। आगे पढ़ करके आंसर करो। प्रजातियों और आनुवांशिक विविधता, प्रजातियों और आनुवांशिक विविधता, यहाँ से गैर उपयोग मूल्यांकन, गैर उपयोग मूल्यांकन का पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों जैसे जल संचय, ये सब आगे यहाँ से पढ़ करके करो आंसर। नीति निर्माताओं द्वारा, ओके, यहाँ देखो, प्रायः नीति निर्माताओं उत्पादक उपयोग मूल्यों की अधिक सराहना करते हैं क्योंकि वे वनिक, आगे बढ़ो और फिर आंसर करो भाई अपने से। इजी है कि नहीं है? क्या 75 नंबर नहीं आएंगे आराम से? उसके बाद इसका सारांश कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 में, मतलब 1/3 में, जितना है उसका 1/3 में लिखना है, ठीक है। और इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, शीर्षक जरूरी नहीं है, सिर्फ सारांश मतलब समरी दो अपने शब्दों में। यार ये पढ़ना एक बारी, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे एक इंसान खुश रह सकता है, कैसे प्रसन्न रह सकता है अपनी पूरी तरीके ज़िंदगी से, अपने व्यक्तित्व को कैसे अच्छा बना सकता है, उसके बारे में बताया है इसमें, ठीक है। हमेशा कौन लोग, जो लोग अधिक प्रसन्नता और अधिक सफलता चाहते हैं, वो केवल एक ही दर्शन हो सकता है, रचनात्मक परोपकारिता का दर्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना, मैंने पूरा पढ़ना बहुत मज़ेदार होगा। और इसको फिर 1/3 में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश अंग्रेजी में अनुवाद, गद्यांश को, निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करें। मतलब ये जो है इसको किस में करना है, ट्रांसलेट इंग्लिश में। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स के। ये पूरा पढ़ो, अपने से जो समझ में आता है उसको किस में करना है, इंग्लिश में, ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अब जो ये जो गद्यांश है उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब तुम्हारे पास इंग्लिश है भाई, ठीक है, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करो। इसमें मेन जो चैलेंजिंग वाला ये आएगा कि जो है एब्स्ट्रैक्ट जो कुछ वर्ड होंगे, ठीक है, उस वर्ड का पूरा एग्जैक्ट तुमको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, तभी अच्छे से, ऐसे किसी भी तरीके से नहीं ना लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका हिंदी थोड़ा सा पता होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। अर्थ तो बताना ही बताना है, साथ में तुमको वाक्य में लिखना भी है। जैसे अक्ल का दुश्मन, जैसे हम लोग मूर्ख को, बेवकूफ़ को कहते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, कोई भी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ग्रुप वर्क कर रहे हैं और वो अपना खुद काम किया जा रहा है, तो नॉट पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप। अब इसको ग्रुप में अपने से कोई वाक्य बनाना है, उसमें ऐड करना है। उल्टी गंगा बहना, अगेंस्ट समथिंग, हम लोग सब कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो उल्टा ही कुछ किया जा रहा है, तो हम लोगों के अगेंस्ट में जा करके तो कोई बनाओ, वाक्य बना। गर्दन पर सवार होना, मतलब हमेशा पीछा पड़ जाना, मतलब कि भाई ये काम कर दो, जल्दी करो, ये करो, इंसान काम कर रहा है तो वहाँ पर जा करके तुम खड़े हो जा रहे हो। हथेली पर सरसों उगाना, मतलब कि कम से कम समय में तुम कितना जल्दी काम कर जाते हो, ठीक है, असंभव काम को भी संभव कर दिखाना, बनाओ इसमें। फिर ये जो वाक्य है इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उसको शुद्ध रूप करके लिखिए, ठीक है। उसके बाद सी जो सेक्शन है जिसमें 2 पर्यायवाची शब्द बताने होते हैं, जैसे अनुचर का दास, सेवक, नौकर, चाकर, आश्रित, कोयल का कोकिला, पीक, श्याम, वसंत दूत, पाथिक, यात्री, मुसाफिर, राहगीर, बटोही, हरि, विष्णु, सिंह, सूर्य, चंद्र, मोर, वसंत, ऋतुराज, पुष्प समय, कुसुमकार, माधव और मधुमास, ठीक है। मधुमास नहीं देखते हो, पूरा उस वक्त आम मंजर हो जाता है ना बसंत के टाइम में पूरी तरीके से, और आम के पेड़ पे बहुत ज़्यादा मधु हो जाता है, सब गिरने लगता है नीचे। उसके बाद डी कह रहा है युगो, मतलब ये जोड़ा वाला शब्द होता है, एक साथ कुछ वर्ड आते हैं, उनका जो है वाक्य में प्रयोग करना है और अंतर स्पष्ट भी करना है। तो अवधि का मतलब होता है समय, और अवधि एक भाषा होता है भोजपुरी, और अवध यूपी तरफ बोला जाता है। अनल और अनिल, अनल का मतलब फ्लेम होता है, अनिल का मतलब विंड, हवा, ये सब होता है। तुरंग मतलब कि हॉर्स, और तरंग मतलब कि वेव, इन दोनों का सब प्रयोग करो वाक्य में। साल का मतलब एक सॉल जैसे होता है ना, हम लोग ठंडा के दिन में सॉल ओढ़ते हैं, वो सॉल,
और साल मतलब ईयर, फिर बदन मतलब बॉडी, और वदन मतलब मुख, फेस, हम लोग कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई, हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए, किस तरीके से पैटर्न है, किस तरीके से आता है, ये भी देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो है नेक्स्ट पेपर जब आएगा, शाम तक आ जाना चाहिए, वो इंग्लिश का, वो हम लोग इंग्लिश का पेपर देखेंगे कैसा रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर।